अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। सबसे पहले मुझे बता दें कि आपको आवाज़ सही आ रही है। आज ना हमारी तरफ इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। तो चैट बॉक्स में या वॉइस में बता दें आवाज़ में सही आ रही है। यस सर, आवाज क्लियर है। चलें ठीक है, तो ये आज हम HRK को दोबारा हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब से मैं हमारा जो स्केड्यूल होगा वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। तो देखिए, हमारा जो मैराथन सेशन हमने स्टार्ट किया था उसकी फेज वन, नहीं सॉरी, फेज टू में हम FSC पार्ट वन और BSc पार्ट वन कर रहे हैं। तो ये उसका लास्ट लेक्चर है, मतलब लास्ट वाला ये टॉपिक है। तो इसको करने के बाद हम FSC पार्ट टू और BSc पार्ट टू को हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें ये हो गया, सबसे पहले हम एरलेस फिजिक्स जो है वहाँ से हम चैप्टर को करेंगे। FSC पार्ट टू और BSc पार्ट टू जब हम यानी कि फेज थ्री इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरलेस फिजिक्स से उस चैप्टर को पढ़ेंगे जो भी हम चैप्टर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जब एरलेस फिजिक्स से हमारा हो जाएगा, फिर मैं उस चैप्टर की जो नोट्स है वो मैं खुद बना रहा हूँ। अब वो जो नोट्स है वो सहान आपकी तरफ इशू है, बाकियों के पास सही आ रही है। अब वो जो नोट्स मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला वो यूट्यूब से भी मैं बनाऊंगा। फर्स्ट मेरा सोर्स यूट्यूब होगा। सेकंड सोर्स जो हमारा होगा वो होगा गूगल। तीसरा सोर्स होगा मेरे नोट्स। चौथा जो सोर्स होगा वो होगा स्लाइड शेयर ऐप। और पांचवा जो होगा वो क्या होगा, इसमें हमारा यूट्यूब भी हो गया और गूगल भी हो गया, नोट्स भी हो गए और स्लाइड शेयर है। और चौथा लास्ट वाला हो गया बुक्स। तो ये डिफरेंट सोर्सेस से जो निचोड़ निचोड़ के मैं जो मटेरियल होगा वहां से मैं ये जो मुतलका चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले पहले हम पैरेलल फिजिक्स से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मैं पांच छह सोर्सेज आपको बताई हैं, यूट्यूब, गूगल, नोट्स, स्लाइड शेयर और बुक्स, ये जो छह सोर्सेज मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से जो निचोड़ होगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर दूंगा। पहला स्टेप पैरेलल फिजिक्स, दूसरा स्टेप मेरे अपने नोट्स होंगे। उन नोट्स में सबसे पहले आपको सारा कंसेप्ट वगैरह दिया जाएगा और फिर उसमें MCQs भी हम थोड़े से रखेंगे ताकि कंसेप्ट को अप्लाई करना भी आ जाए। तो ये नोट्स वाला हो गया। तीसरा जो स्टेप हमारा होगा वो फिर हम HRK से उस चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नोट्स में भी MCQs होंगे और उस नोट्स के बाद हम HRK जो हमारी होगी इसके MCQs हम डिस्कस करेंगे। और फिर जाकर हमारा क्या हो जाएगा, ऑनलाइन क्विज हो जाएगा। तो यानी कि जो मुतलका चैप्टर होगा उसको हम हर तरह से उसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, ओवरव्यू करेंगे ताकि कोई भी चीज उस चैप्टर में से जो उस कंसेप्ट में से रह ना जाए। तो जो स्टूडेंट वो चैप्टर करेगा तो पेपर में उसके रिलेटेड कोई उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है कितना कुछ करने के बाद हमारा तकरीबन जो सारा जो ईच एंड एवरीथिंग वो क्लियर हो जाएगी। अब ज़ाहिर है किस चीज़ पे टाइम लगता है। अब एक चैप्टर पे हमारा जो है ना वो काफ़ी दिन भी लग सकती हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि मैं कंसेप्ट पे फोकस किया करूं, कोर्स कवरेज पे फोकस ना किया करूं। क्योंकि कोर्स कवरेज वैसे जो लेक्चरार की तैयारी करती हैं तो कोर्स तो कोई लिमिट होती ही नहीं है, हमें जस्ट पढ़ना होता है। तो क्या ये मेथड ठीक है मेरा? जो स्टूडेंट अभी क्लास में मौजूद हैं वो वॉइस में बता दें या चैट बॉक्स में। और अगर कोई अपनी सजेशन भी देना चाहता है तो वो भी दे सकते हैं। जी, हमारा एनालिसिस फिजिक्स हमारी वो अभी हमारा है ना एंट्रोपी वाला चैप्टर, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा कह रही अच्छा मेथड है, मूसा खान भी कह रहा है अच्छा मेथड है। बाकी स्टूडेंट्स बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर, जो आप बता रहे हैं वो मेथड तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर हमारी जो टेस्ट है वो करीब है, तो कोर्स ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम यानी टेस्ट क्लियर कर सकेंगे या नहीं?
नहीं, जो स्पीड मैंने आपको चीजें करवा दी है ना, अगर वो चीजें आप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। आपका ना सिर्फ एमएससी में आपको मसला होगा, बाकी एफएससी में और बीएससी में आपको मसला नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, एमएससी तो खुद कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, जो चीजें आपको करवाई है ना, आप इसको सिर्फ बहुत अच्छी तरह से जान लें। जो जो कंसेप्ट मैंने आपको मतलब बताए हैं ना, इसको याद रखें। अब जाहिर है कि चीजों को याद रखना बड़ा मसला होता है। ये चीजें अगर आपने याद रख ली तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मूसा खान भी कह रहे अच्छा है, फजीला भी कह रही अच्छा है, अजीम भी अच्छा कह रहे हैं, मोहम्मद खान भी। तो जाहिर है कि हमारी स्पीड तो स्लो होगी, लेकिन आपको जो नॉलेज है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और क्योंकि स्टूडेंट है, जो भी सेशन ज्वाइन करते हैं, तो जो सीरियस जो स्टूडेंट्स होती हैं उनको सिलेबस कवरेज से कभी भी कोई इशू नहीं होता। वो जस्ट इल्म के भूखे होते हैं, वो नॉलेज के पीछे जाती हैं। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट हमेशा नॉलेज को फोकस करता है ना, वही लेक्चरर बनता है। जो स्टूडेंट हमेशा इस बात पे पीछे लगा रहता है कि जी मेरा सिलेबस कवर नहीं होया, अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तो आप खुद सोचें, लेक्चरार के लिए कुछ सिलेबस होता ही नहीं है। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं एम फिल करने के बाद भी ये बच्चों वाला सवाल करते हैं कि जी सिलेबस कवर करवा दें। तो अकेडमी वाले भी फिर ज़ाहिर है आपसे 2 नंबरी कर जाती हैं। वो आपको सिलेक्टिव स्टडी करवा के वो आपसे बोल देते हैं कि सिलेबस कवर हो गया। स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है जी मेरा सिलेबस कवर हो गया, मैं तो अब लेक्चरार बन जाऊंगा। बहुत से स्टूडेंट तो रिटर्न पास ही नहीं कर पाते। अगर पास भी कर दिए तो वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर कोई मतलब इक्का दुक्का इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर भी जाए तो वो इंटरव्यू में जाकर फेल हो जाता है, उसके मार्क्स बहुत कम आती हैं। तो इसलिए ये जो मेथड हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी एफएससी पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 2 और प्लस एचआर के, और ये सारी की सारी आपकी अच्छी तरह से कवर अप हो जाएंगी। अब जो मैं आपको प्रेपरेशन करवाऊंगा ये किस किस के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले आपके लिए जो लेक्चरार होगा उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। सेकंड, आपकी जो एसएसटी फिजिक्स होती है उसके लिए ये बेनिफिशियल हो गया। थर्ड वन, आपका एसएसई फिजिक्स, ये भी एक कोड होता है एसएसई, इसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। नंबर 4, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। नंबर 5, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसको मैं एपी लिख लेता हूँ। नंबर 6, एमडी कैट और ई कैट के लिए, एमडी कैट और ई कैट। और नंबर 6, प्यास फेलोशिप। प्यास वाला के लिए, इसके अलावा अगर कोई अटॉमिक की तैयारी कर रहा है और या एमफिल का वो एडमिशन टेस्ट देना चाहता है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। ये सारे जो हम मतलब करवाएंगे ये सभी टेस्ट के लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हर एरिया को लेकर वो कवर करवाना है। मैंने आपका कोई एरिया ऐसा छोड़ना नहीं है कि जिसमें आपको कोई मसला हो। और हर स्टूडेंट इन चीज़ों के लिए वो एट अ टाइम वो एप्लीकेबल वो अप्लाई कर रहा होता है। तो इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपकी कवर करवाऊंगा, ताकि कोई भी टेस्ट हो आपको फिर ये ना करना पड़े कि जी मैं एसएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे कोई और अकेडमी ज्वाइन करना पड़े, मैं जी प्यास फेलोशिप कर रहा हूँ मुझे कोई और अकेडमी ज्वाइन करना पड़े सेपरेट से, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुझे अलग से अकेडमी रखनी पड़े। नहीं, एक ही अकेडमी में, एक ही प्लेटफॉर्म है, इन सारी की सभी टेस्ट की जो प्रेपरेशन है वो आपकी इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिक हो जाएगी। शर्त ये है कि आपने मेरी क्लास अटेंटिव होकर सुना करनी है, जो मेरी गाइडलाइन आपको देता हूँ उसको आपने फॉलो करना है। साथ में ये भी शर्त होती है मेरी कि मुझे अपनी ईमानदारी से फॉलो करना है। सर मुझे मसला है, अभी तो मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज्यादा आती नहीं, इंशाल्लाह ताला तो मेरा वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जी नुमैर चौधरी, नुमैर चौधरी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम है एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी आपको जो नोट्स में आपको डिस्कस आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसको पसंद आएंगे कि कितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो ज्वाइन अस फॉर लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्यास फेलोशिप अटॉप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एमडी कैट ई कैट टेस्ट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास है
In a reversible process, the system is always close to equilibrium. Reversible process में ऑप्शन बी है is close to equilibrium state only at the beginning and तो वो कह रहा है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो हमारा सिस्टम क्या हमेशा इक्विलिब्रियम के क्लोज क्लोज रहता है या सिर्फ स्टार्टिंग में और एंड में क्लोज होता है, कभी भी इक्विलिब्रियम के पास नहीं जाता। इस क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू आउट एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग एंड एंड, यानी कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम के वो क्लोज रहता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं रहता और एंड में नहीं रहता। या इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो आपका सिस्टम है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट के क्लोज क्लोज रहता है। अब इसकी रीजन हम देख लेते हैं। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम इज ऑलवेज क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले ये बताएं। क्या परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकती है, पॉसिबल है परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस? नो सर। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली वो परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियलाइज्ड। ये आइडियल कंसेप्ट होता है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी प्रोसेस जो हमें रिवर्सिबल प्रोसेस नजर आ रहा होता है 100% वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, ये आइडियलाइज होती हैं, डेट कैन बी रिवर्स्ड, और ये रिवर्स हो जाती हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप इनको रिवर्स कर सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट काजिंग एनी चेंज इन द सिस्टम और सराउंडिंग, कि आपने सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज ना हो, क्योंकि सिस्टम में जो चेंज आया होगा वो चेंज वापस रिकवर हो जाएगा। 100% जो चेंज आया था सिस्टम में वो 100% रिकवर हो जाएगा इन आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो जब सिस्टम में जो चेंज आएगा तो सिस्टम में चेंज आएगा तो सराउंडिंग में चेंज आ जाएगा। तो जब आपने सिस्टम में आने वाले चेंज को 100% खत्म कर दिया तो इसका मतलब है सराउंडिंग में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट हमें मिलता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, ये सराउंडिंग में कोई चेंज कोई गड़बड़ ये क्रिएट नहीं करते, ये एंट्रोपी को चेंज वो कॉज नहीं करते, क्योंकि जो डिस्टरबेंस जो चेंज आई होती है वो वापस से रिवर्स हो जाती है। तो नेट चेंज यहाँ पर क्या होती है, हमेशा जीरो रहती है। तो जब नेट चेंज जीरो रहती है तो मतलब है कोई सिस्टम कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होगी। तो जब डिसऑर्डरनेस नहीं होगी तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। तो यहाँ से हमें एक और एमसीक्यू मिल गया, एक्सप्लेनेशन के अंदर से मिल गया। दिस मीन्स दैट throughout the process the system remains in equilibrium or very close to it। तो सिस्टम हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में ही रहता है या वेरी क्लोज रहता है। जो रहे ना ये वाली लाइन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये होता है आइडियल कंसेप्ट और ये वाला होता है प्रैक्टिकल कंसेप्ट। प्रैक्टिकल में तो जाहिर है 100% इक्विलिब्रियम नहीं आ सकती, क्योंकि जो चेंज एक दफा सिस्टम में आ जाता है वो 100% रिकवर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आइडियल स्टेटमेंट है कि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये अलग से स्टेट में वो एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। और वेरी क्लोज टू इट, ये डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस आर characterized by infinitesimally very small difference between a system and its surrounding, allowing the system to adjust slowly to change in its environment. This ensures that the system is always in a state of balance and never near equilibrium. On the other hand, तो रिवर्सिबल प्रोसेस काउंट होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर जो चेंज आती है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। In reversible process, the system is always kept close to equilibrium, making it distinct from irreversible process. Therefore, the correct statement is that in a reversible process, the system is always close to equilibrium. तो सिस्टम हमेशा क्या रहता है, क्लोज टू इक्विलिब्रियम रहता है। क्लियर है एमसीक्यू ये वाला?
एमसीक्यू नंबर 1 क्लियर है कि परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जब परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होते प्रैक्टिकल लाइफ में तो सिस्टम हमेशा क्लोज टू इक्विलिब्रियम होगा। 100% इक्विलिब्रियम आप प्रैक्टिकल लाइफ में हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आइडियल केस की बात करें तो वहां पर परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जो चेंज होता है वो 100% रिवर्स हो जाता है। तो लिहाजा वहां पर सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। रिस्पॉन्ड कर दें, क्लियर है? सर अगर एग्जांपल दे दो रिवर्सिबल और आइडियल और दूसरा। थोड़ा ऊंचा बोले मोहम्मद खान। आपकी आवाज स्लो आ रही है। यस नो तो कर दें, क्लियर है एमसीक्यू। तो एक्टिव होके बैठे रहे ताकि मुझे भी पता हो कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है सर जी। ओके। एमसीक्यू नंबर 2 अब हम देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है स्लो। अब देखिए मैंने आपसे, मैं बार ये एक बात क्लियर कर दूं, सवाल के अंदर सवाल बन सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर से सवाल बन सकती हैं। तो हर चीज में सिर्फ आपने एमसीक्यू फोकस नहीं करना, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर से एमसीक्यू बन सकता है। स्लो प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये भी ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम होता है, तो ये भी एक अलग से एमसीक्यू आ सकता है। स्लो प्रोसेस जिसको हम क्या बोलती हैं? क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस बोलती हैं। इसका दूसरा नाम है स्लो प्रोसेस का। इज नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होता अगर, ये वाला जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर या टेम्परेचर चेंज अगर हो तो क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। बी ऑप्शन। एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड और emitted एज हीट, अगर ये काम हो जाए तो फिर क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते। अगर वर्क कर दिया जाए सिस्टम पर तो वो रिवर्सिबल नहीं होते। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन हो तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होते। या प्रेशर चेंज हो तो इसका आंसर है फ्रिक्शन प्रेजेंट। तो डेली लाइफ में क्या होता है? फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जा सकता है कि परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं पॉसिबल, तो आप ये बोलेंगे क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड में जो एक दफा एनर्जी यूज हो गई 100% वो एनर्जी रिकवर नहीं हो सकती। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? जो हमारे क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस होते हैं ये रिवर्सिबल नहीं होते, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल नहीं होते। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेती हैं। A slow quasi-static process is not reversible if friction is present. Friction introduces irreversibilities into a system causing energy loss and preventing the process from being reversible. यानी कि जो चेंज हो चुका है सिस्टम में उसको वो वापस रिवर्स करने में रोकता है। एनर्जी लॉस क्या करती? रोकती है। क्योंकि हर प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होना लाजमी है प्रैक्टिकल लाइफ में। फ्रिक्शन जनरेट हीट, तो जो एक दफा हीट प्रोड्यूस हो गई तो वापस वो 100% आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिवर्स्ड। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस देयर शुड बी नो डिसिपेटिव फोर्स। जो परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकती हैं कि जी परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होगा। वो ऐसे होगा कि अगर डेसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन ये मौजूद ना हो तो फिर हमारा जो प्रोसेस होगा वो परफेक्टली रिवर्सिबल पॉसिबल है। क्योंकि डेली लाइफ में आप ये जो होती हैं डैम्पिंग फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस ये आप खत्म नहीं कर सकते। कोई भी आप प्रोसेस ले ले, तो लिहाजा यहाँ पर परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस वो पॉसिबल नहीं होते। तो बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि they do not necessarily make a slow process irreversible. For example, temperature change, energy absorption or emission as heat
वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड प्रेशर चेंज, ये जो बाकी ऑप्शन है ये सारे कैन अकर इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो टेम्परेचर चेंज ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस में पॉसिबल होती हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है या एनर्जी का मिशन हो रहा होता है एज हीट, लेकिन फिर भी हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। वर्क अगर हम सिस्टम पे करें फिर भी हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। प्रेशर चेंज अगर हो तो फिर भी हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन आ जाए तो फिर हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहेगा। जितनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी उतनी प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, जितनी फ्रिक्शन कम होगी उतनी इरिवर्सिबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? एमसीक्यू नंबर 2, कोई डाउट है, कोई यस चीज सर। समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। फोन कर दें बार बार, मुझे अब बोलना तो नहीं चाहिए ना, बार बार फोन कर दें। आप खुद ही बता दें क्लियर है या नहीं। ले रहे हैं सर। HR के एमसीक्यू बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्याज फेलोशिप करनी है, अगर आपने एमडी कैट का टेस्ट पास करना है या लेक्चरर का टेस्ट पास करना है, HR के बहुत सारे कंसेप्ट है। यहाँ से आप देख लें आपके कंसेप्ट कितने जरा क्लियर यहाँ से हो जाती हैं। एमसीक्यू नंबर 3 है द डिफरेंस इन एंट्रोपी। तो ये जो एंट्रोपी का डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल फॉर द टू स्टेट्स ए एंड बी ऑफ अ सिस्टम कैन बी कंप्यूटेड एज इंटेग्रल। वो कह रहे हैं कि इस स्टेट ए और स्टेट बी के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल टी प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, कंडीशन लगा दी उसने। कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर ऑन द सेम एरिया बैट। अगर ये सेम एरिया बैट हो तो फिर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ए एंड बी हैव द सेम टेम्परेचर, a reversible path is used for the integral, the change in internal energy is first computed, the energy absorbed as heat by the system is first computed। तो इसका आंसर क्या है, सी, a reversible path is used for the integral। इसका मतलब है ये जो फार्मूला आप किसके लिए लगाती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप ये फार्मूला लगाती हैं एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल हो ना तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकती हैं। because the major entropy change we have to take the substance along any reversible। यानी कि सारी जो बात बता रही वो यही है कि अगर हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है तो फिर आपने एंट्रोपी निकालने के लिए ये फार्मूला आपने लगाना है। क्लियर? पॉसिबल यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी जूल पर केल्विन। ये पेपर में आया होगा एमसीक्यू। Entropy is a thermodynamic property that measures the degree of disorder or randomness in a system। एंट्रोपी क्या करती है, किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, फिजिकल मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर आप उनको देख सकते हैं। इट इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, ये हमेशा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और इसके यूनिट क्या होते हैं, जूल पर केल्विन, और ये इसका एसआई सिस्टम में यूनिट है। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी रिफ्लेक्ट द एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी जूल का यूनिट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। अब इस यूनिट का फिजिकल मीनिंग क्या है, इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी dispersal or spreading out that occurs as temperature change है। यानी कि एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है या एनर्जी एमिट हो रही है, तो वो उसके रिजल्ट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। अगर आप इंटरव्यू में पूछ लें कि जूल पर केल्विन की फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या एनर्जी वो एमिट होगी तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब हो फिर भी टेम्परेचर में चेंज आता है, एनर्जी एमिट हो फिर भी टेम्परेचर में चेंज आएगी। यानी कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन
इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को चेंज करना। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी तो जो रैंडम मोशन है वो चेंज हो जाएगी, रैंडम मोशन चेंज हो जाएगी तो सिस्टम में डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। तो जब सिस्टम में डिसऑर्डरनेस बढ़ गई तो फिर इसका मतलब है सिस्टम में क्या आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी। तो लिहाजा अगर आपने एंट्रोपी क्रिएट करनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी लेना पड़ेगी। दोनों केसेस में सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्लियर? यस जूल्स क्या सर। होते हैं, जूल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड नॉट स्पेसिफिक, ये जूल सिर्फ होता है यूनिट ऑफ एनर्जी है, एंट्रोपी एनर्जी नहीं होती है, बल्कि एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर होता है। पर जूल ये किसका ये होता है, इज नॉट अ वैलिड यूनिट ऑफ एंट्रोपी, ये किसी का भी यूनिट नहीं होता पर जूल। लीटर डॉट एटीएम, लीटर एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। आप देखिए यहाँ से आपको एक और एमसीक्यू मिल गया। लीटर एटमॉस्फेयर किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। कैलोरी पर मोल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये उसका यूनिट आ गया एंड इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि क्लास स्टार्ट होते काफी लेट हो गई थी, 9:45 हो गए हैं। तो आज हम यहाँ पे क्लास को एंड करती हैं। तो कल से हम एमसीक्यू नंबर 5 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट सेशन ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपने रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, 2 मिनट अभी रहते हैं रिगार्डिंग सेशन। कोई सवाल नहीं है? चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। क्लास की टाइमिंग आपकी 8 बजे थी, तो आज थोड़े लेट हो गए, तो इंशाल्लाह ताला आप क्लास की टाइमिंग 8 बजे आपकी हुआ करेगी। सलीमा आप रिकॉर्डिंग लेके सुन लीजिएगा, टाइम 1 मिनट रह गया है, तो अभी फिर वो बात में कंप्लीट नहीं हो पानी, ठीक है? हाँ जी, लास्ट में चल रहा है तो वो बात रह जाती है।